हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर में। स्टडी विद जावेद सर आप लोगों के लिए लेकर आया है बिल्कुल लाइव क्लासें। रोज पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी, एक सुबह में और एक शाम में। आपके लिए हर क्लास अवेलेबल है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी जीएस। तो चलिए पढ़ते हैं अपना इतिहास का टॉपिक। इतिहास में हमने मॉडल हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। आज हमने कल से ही स्टार्ट कर दिया था मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने उसके जो वंश थे उनको भी जाना था। और भारत में कैसे मध्यकालीन की स्थापना हुई, मध्यकालीन को जो मुस्लिम आक्रमण कहा जाता है, उन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। महमूद गजनवी के बारे में चर्चा करी थी। जो महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक शासन रह जाता है। और उसने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। उसका प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर। वो लूटपाट करके आया था और लूटपाट करने के बाद यहाँ से चला गया था। उसके बाद जो अगला शासक आया था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी उसने भारत पर हमला किया। और हमला करने के बाद 1191 उसने हमला तो देखो काफी समय से पहले से करना स्टार्ट कर दिया था, मगर 1191 में उसने तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान जो है, उनका जो चौहान वंश है, उसके संस्थापक वासुदेव थे। और उसके बाद इस संस्थापक में धीरे धीरे तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी में पृथ्वीराज चौहान आए, जिनका युद्ध तराइन के युद्ध प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी से उनकी भिड़ंत होती है। मोहम्मद गोरी उन 1191 वाले प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी से बहुत बुरी तरीके से पराजित होता है। पराजित होने के बाद वो वापस अपने मुल्क चला जाता है। इतना भयंकर तरीके से पिटाई लगाई थी ना उसकी, कि जान बचा बचा के भागा था वो अपनी। ठीक है, मगर पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर होते हैं जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ होते हैं। और वो वाले कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी नहीं, पृथ्वीराज चौहान की लंका ढा दी थी। उनको मुखबरी करी थी कि पृथ्वीराज चौहान के सारे राज, सारी उनकी पावर, सारी शक्तियाँ और सारे युद्ध की रणनीति सब जयचंद ने मोहम्मद गोरी को उससे अवगत करा दिया था। अब मोहम्मद गोरी के अवगत होने से, अब देखिए कोई भी शासक हो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरा सब कुछ होगा। उसने क्या किया, एक साल के अंदर अंदर अपनी सेना को दोबारा पुनः गठन किया, उनके अंदर जोश दिलाया, हिम्मत दिलाई। जो भी उसने किया, एक अपनी पलटन उसने दोबारा खड़ी कर ली। मोहम्मद गोरी दोबारा 1192 में जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान पर उसी तराइन के मैदान में जहां वो हारा था एक साल के बाद दूसरे तराइन के युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। हराने का कारण सिर्फ एक ही होता है, वो होता है जयचंद। जयचंद के द्वारा की गई मुखबरी, जयचंद के द्वारा किया गया उनके खिलाफ षड्यंत्र, जय शाह के खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद की ये हरकत। ये जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सब किया था। मोहम्मद गोरी 1192 के तराइन के युद्ध में जीत जाता है। उसके बाद 2 साल तक लगभग ये मामला चलता रहता है। भारत पर उसका आक्रमण होता है, सफल आक्रमण भारत का उसको माना जाता है। उसके बाद मुखबर की ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। जो घर का वेदी होता है उसकी ज़्यादा लंबी एज नहीं होती है, क्योंकि वो किसी के विश्वास के पात्र नहीं होता है। वही कंडीशन पृथ्वीराज चौहान को उसने जो पराजित करवाया मोहम्मद गोरी से, मोहम्मद गोरी भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से समझ चुका था। मोहम्मद गोरी अच्छी तरीके से समझ चुका था, जो बंदा अपने बेटे का न हुआ, जो बंदा अपने दामाद का न हुआ, जो बंदा अपने मुल्क का न हुआ, जो बंदा अपने राज्य का न हुआ, वो बंदा मेरा कैसे हो सकता है। मोहम्मद गोरी बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक था। उसने जयचंद को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी भली भांति उसने समझ लिया था कि जयचंद जो है वो अपने फायदे के लिए किसी के भी साथ जा सकता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो अपने सगे दामाद और सगी बेटी को मरवा सकता है, तो वो किसी
पक्का नहीं हो सकता, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। चंदावर का युद्ध होता है 2 साल के बाद 1194 में। चंदावर का युद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी की फौज होती है और चुटकी भर जयचंद की फौज होती है। जयचंद को मोहम्मद गोरी मैदान में कत्ल कर देता है 1194 में। यानी कि खुद भी गए, बेटा दामाद भी गया, बेटी भी गई। घर का भेदी ने लंका ढा दी, पूरे भारत पर आक्रमण करवा दिया। पूरा भारत मोहम्मद गोरी के कब्जे में था। आई मीन पूरा भारत का मतलब उत्तर भारत। उत्तर भारत पूरा का पूरा मोहम्मद गोरी के कब्जे में था। इतने के बाद भी मोहम्मद गोरी को भारत पसंद नहीं आया। उसको यहाँ की हाव हवा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मोहम्मद गोरी को पसंद नहीं आई। तब मोहम्मद गोरी ने 1200 के आसपास निर्णय लिया। उसने अपने 3 गुलामों, जिनका नाम यल्दोज, कुवैचा और एवक, 1200 के आसपास उसके 3 गुलाम, मोहम्मद गोरी के 3 गुलाम, पहले का नाम यल्दोज, दूसरे का नाम कुवैचा, तीसरे का नाम एवक, इन तीनों को भारत का साम्राज्य अलग अलग राज्यों में करके बांट दिया जाता है। भारत में जो जीते हुए राज्य थे उनको इन 3 लोगों के हवाले कर कर, इनको सेनापति नियुक्त कर कर मोहम्मद गोरी वापस अपने अफगान की तरफ लौटता है। अफगान की तरफ लौटते समय 1206 ईस्वी में गोरखाओं से उसका युद्ध होता है, खोखराओं से। खोखरा कौन सी जाति होती है आई मीन तो मुझे भी नहीं पता, बट खोखराओं से उसका युद्ध होता है और खोखराओं के द्वारा उसको मार दिया जाता है। यानी कि 1206 में मोहम्मद गोरी का कत्ल कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सब होने के बाद जो खबर भारत में आती है सेनापतियों के बीच, जो सेनापति आपस में क्या करते हैं, अपना आप को स्वतंत्र साबित करते हैं और अपने अपने राज्य में अपने आप को शासक घोषित कर देते हैं। मगर उसमें से एक ऐसा शासक होता है जो कभी भी अपने आप को शासक घोषित नहीं करता है। वो सिर्फ सेनापति था और सेना ही पति रहता है। उसने कभी भी अपनी हुकूमत के 4 सालों के अंदर उसने कभी भी अपने नाम के आगे शासक या बादशाह नहीं लगाया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा गुलाम था कि जो मोहम्मद गोरी का दामाद भी था और उसका गुलाम भी था। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को ज़्यादा प्यार करता था, ज़्यादा पसंद करता था। इसी के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक वफादार और एक कर्मठ जुझारू सेनापति था। उसने अपने शासन के 4 साल तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो एक शासक को करने चाहिए। आई मीन उसने कभी भी सेनापति के अलावा अपने आप को कभी बादशाह नहीं करवाया। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में कहा है, तो हम एक एक कर कर पढ़ेंगे। गुलाम वंश हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुलाम वंश, मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए सुनाई, कहानी इसलिए बताई क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछता है। ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने हिस्ट्री बताई इसके अंदर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके गया, बैक से लाने के बाद मैंने आपको कनेक्ट किया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश। कौन सा गुलाम वंश? जो 1200 के आसपास कुतुब मोहम्मद गोरी द्वारा सेनापति बनाए गए थे। तो 1206 के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और गुलाम वंश की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो पहले इस गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कब से कितना रहा। उसके बाद एक एक शासक को पकड़ेंगे और एक एक शासक के बारे में डीपली जानकारी लेंगे। और आज इस वीडियो को हम पूरा वॉच करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद जावेद सर को ज्वाइन कर लें। स्टडी विद जावेद सर को ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास के नोट्स, क्लास के लिंक्स, अपडेट, ई बुक्स, ई नोट्स और आपका स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर आपकी सेवा में लगातार तत्पर है। आप लोगों का प्यार है जो कि
हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई होप आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। तो चलिए, मैंने पीछे कुछ गुलाम वंश के शासकों का नाम लिखे हैं, उनको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, एक एक करके फिर इसको हम पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, आराम कुतुबुद्दीन, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, इस तरीके से हम लोग एक एक बादशाह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 से 1290 के बीच में मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मतभेद है, मगर उनका मतभेद ज़्यादा नहीं है, कोई 1-2 साल का डिफरेंस है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे पहला शासक था, शासक इसने अपने आप को नहीं कहलाया, इसने सिर्फ बादशाह कहलाया। ये 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ये भारत का शासक रहा, गुलाम वंश का स्थापक रहा। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ गुलाम वंश का संस्थापक। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको आगे पढ़ेंगे बड़े आराम से। ठीक है। इसके बाद इसका एक शासक हुआ जिसका नाम था आराम शाह, और ये भाई साहब आराम ही करते रहे, इन्होंने कुछ करा नहीं, क्योंकि 1206 से 1210 4 साल तक ऐबक यहाँ पर बादशाह रहा था। इसके बारे में आगे डिटेल जो हम आगे पढ़ेंगे कि 4 साल ही क्यों रहा, कैसे रहा, क्योंकि एक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को लेंगे, उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आराम शाह को लेंगे, उसके बाद डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आराम शाह था तो इनने आराम ही करा, कुछ ही महीनों का ये शासक रहा, इसका कुछ ज़्यादा योगदान नहीं था। इसको षड्यंत्र के द्वारा जैसे भी किया गया हो, इल्तुतमिश ने अगला शासक बना। इसके बाद इल्तुतमिश यहाँ पे लगभग लगभग 26 साल तक, आई थिंक, हाँ 26 साल तक यहाँ पर वो शासक रहता है। और अपने शासक रहते हुए टाइम पीरियड में इसने बहुत सारे काम भी किए होंगे और बहुत सारे काम जो है वो सही भी नहीं किए होंगे। उसके बाद एक शासक और आता है जिसका नाम होता है रुकुद्दीन फिरोज। रुकुद्दीन फिरोज 1236 में आता है और 1236 में ही ये निपट जाता है। ये भी कुछ महीनों के लिए बादशाह बनता है। उसके बाद आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 के बीच में 4 साल लगभग ये भी शासिका रहती हैं, मगर इतिहास में ये पहली महिला है जो कि शासिका बनी है। एक बार ध्यान रखना, सवाल पूछता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि मध्यकालीन भारत की कौन सी शासिका है जो सबसे पहले भारत की शासिका बनी थी, तो वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत छोड़ो पूरे ही सल्तनत यानी कि पूरे ही मध्यकालीन में पहली महिला है, और लास्ट महिला भी यही है। उसके बाद बहराम शाह आते हैं, ये 2 साल के लिए शासक बनते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद आते हैं, ये आपके 4 साल लगभग ये भी 4 साल शासन करते हैं। उनके बाद जो है ये नसीरुद्दीन आते हैं, और नसीरुद्दीन जो है वो लगभग आपका अच्छा खासा टाइम पीरियड बताते हैं, मगर ये सब शासक जो है, इन सब शासकों को कंट्रोल कर रहा था हमारा बलवन। ठीक है। बलवन ने इन सब शासकों के बीच में ये अपने अपने पदों पर रहा, अलग अलग पदों पर रहा। ये यहाँ से अलग अलग पदों पर इसका स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला। बलवन 1266 से 1287 लगभग 21 साल ये भी शासक रहते हैं, मगर बलवन ने एक नीति अपनाई थी, लौह एंड रक्त की नीति। बलवन ही एक ऐसा शासक है जो सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने सेना में डिसिप्लिन लाया, सेना को एक उनने सेना को डिसिप्लिन सिखाया, एक सेना को उसने अटेंशन सिखाया, उसने सेना को जागरूकता सिखाई, सेना को फुर्ती सिखाई। बलवन के नाम से अच्छे अच्छे योद्धाओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती थी, क्योंकि बलवन एक नाम ऐसा था जिसने नारा दिया था लौह एवं रक्त की नीति। उसके बाद इसके वंश में आगे बढ़ते हैं कैकुबाद 3 साल लगभग ये शासक रहते हैं। उसके बाद आता है कैम्यूस, ये 1990 में आता है और 1990 में निपट जाता है। इसके बाद यहाँ पे चलता है खिलजी वंश। ठीक है। तो खिलजी वंश को हम बाद में पढ़ेंगे, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमारे काम का होगा। आई मीन जितना हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हम पूरा डीपली आलतू फालतू की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। उतनी ही पढ़ेंगे जितनी हमसे पूछी जाती है। तो चलिए इसको आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको आगे शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचती रहे और हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों की सेवा करता रहे। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। आई होप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसको निपटा देता हूँ, यानी कि रफ कर देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ देता हूँ, बाकी सबको निपटा देता हूँ। इसके अंदर भी जितने ये शासक थे, इसके अंदर भी हम जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे। जो फालतू चुटक पुटक के शासक है उनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे कोई सवाल बनता नहीं है। वैसे भी आजकल मध्यकालीन भारत से ज़्यादा सवाल पूछ नहीं रहा है, मगर पूछता भी है तो हम इतना आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हमसे इतिहास कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अदरवाइज अदर चीज़ों को हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिर आप लोग को बुक से पढ़ना, डीपली अध्ययन करना अच्छे से। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श कहा जाता था, यानी कि लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श। ठीक है, साथ ही साथ उसको पील बख्श भी कहा जाता था, यानी कि हाथियों का दान देने वाला। ठीक है, मिनहाजुल सराज एक राइटर हैं, वो ऐबक के बारे में लिखते हैं कि ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, देखिए जो ऐबक है, मिनहाजुल सराज एक राइटर है, वो इसके बारे में लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसने कभी भी अपने राज्य में जीवित रहते समय कभी भी इसने शासक की उपाधि का धारण नहीं की। वो सिपह सलार और सेनापति ही बनकर उसने अपना जीवन को पूरा किया। यही कारण था कि तुगलक वंश में फिरोज तुगलक ने जो पूर्व के शासकों की सूची बनाई, उस सूची में ऐबक का नाम नहीं लिखा। वो ऐबक का नाम उसने इसलिए नहीं लिखा कि उसने कभी अपना आप को शासक नहीं माना, शासक नहीं बुलवाया, और ना ही उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को फिरोज तुगलक ने पूर्व के शासकों की सूची में जगह नहीं दी। इसी के साथ साथ गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। इनका प्रारंभिक जीवन जो है ये तुर्क जाति के हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। ये जनजाति अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक सुंदर नहीं था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक सुंदर नहीं था, ये बात ध्यान रखना आप। और युवा इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे, माँ बाप गरीब थे, इसीलिए बचपन में ही इसको काजी अब्दुल्ला अजीज कोकी को फारस में इसको बेच दिया था। बेचारा बिकते बिकाते शासक बनी गया। गुलाम की कब किस्मत पलट जाए किसी को कोई पता नहीं, इसलिए किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक अम- मोहम्मद गौरी के समय अमीर आफूर भी था। अमीर आफूर था, उसके बाद में ये सेनापति बना। और इसकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते हुए होती है, चौगान खेलते हुए होती है। यानी कि जो प्रेजेंट का पोलो है, पोलो गेम खेलते हुए होती है, जो उस टाइम पर उसको चौगान कहा जाता था। तो इसकी मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण होती है 1210 में। उसके बाद में आराम सा शासक बनता है, उसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश 1211 से, ये 1210 से 1236 तक वो शासक रहेगा। इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ते हैं। सवाल इल्तुतमिश से काफ़ी पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने बहुत अच्छा कार्य भी किए थे। तो इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको रफ करने के बाद। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। 1210 1236 तक। चलिए इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इल्तुतमिश के बारे में आप बताइए। इल्तुतमिश के बारे में आप बताइए फटाफट। इल्तुतमिश के बारे में आप बताइए। देखिए, इल्तुतमिश को कहा था गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये भी कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और साथ ही साथ उसका दामाद भी था। इतने बात ध्यान रखना, दामाद भी था, ठीक है। इसने इसने अपने आप को शासक कहलवाया। ठीक है, इसने शासक कहलवाया। इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। इसने अपने नाम का अपने नाम का क्या बढ़वाया, कुतुबा बढ़वाया। कुतुबा भी बढ़वाया, पढ़ाया। ठीक है। इसने 40 लोगों का ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, जिसे चालीसा कहा जाता है। जिसे चालीसा कहा जाता है। इस चालीसा संगठन में बलवन भी था। बलवन भी था। अब आप लगा लो बलवन कितने साल का होगा। ठीक है, बलवन भी था इस संगठन के अंदर। बलवन भी था। ठीक है, बलवन भी था। इसने इल्तुतमिश ने इसने एकता प्रणाली लागू की थी। ध्यान रखना है, सवाल पूछता है तो बहुत। एकता प्रणाली लागू की थी। लागू की थी। ये सवाल बहुत पूछता है यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, उसका मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछता है। मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछता है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपके। लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के अभियान। अभियान यानी कि इसने कुछ लड़ाई झगड़े भी किए होंगे, जाहिर सी बात है। पहला अभियान किया था इसने 1226 में।
1226 में रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है। दूसरा अभियान किया इसने 1227 में मंडावर, 1227 में मंडावर। फिर किया इसने अगला 1232 में ग्वालियर, 1232 में ग्वालियर, ठीक है। इसके अभियान है, प्रमुख अभियान है इसके, ठीक है, प्रमुख अभियान है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम रजिया सुल्तान। इसको और नहीं पढ़ेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज कुछ काम किया नहीं था। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। रजिया सुल्तान को पढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।